अब इसका जैसे प्रश्न आता है, खूब आता है 2-3 साल पर, हास प्रथम व्यक्तिवादी विचारक था। अभी जो पढ़ रहे थे सब, जहां व्यक्तिवादी विचारक या कुछ भी लिखा यही लिखना है। सेवाइन ने भी लिखा अपनी किताब में। एक प्रश्न आता है ना, बिना तलवार जो है संविदा जो है कोरे शब्द मात्र है, किसी को सुरक्षा देने की उसको कोई शक्ति नहीं होती। मतलब क्या लिखेंगे? जैसे प्रश्न है कि बिना तलवार के समझौता कोरे शब्द जाल की तरह है, किसी को कोई सुरक्षा की शक्ति नहीं मिलेगी। बिना तलवार मतलब बिना शक्ति, बिना संप्रभुता के कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ बकवास और कुछ नहीं है। बताइए, बिना शक्ति के क्या होगा? राज्य से मान लीजिए हम कहते हैं कि पुलिस को यदि आप शक्ति नहीं देंगे तो पुलिस कैसे सुरक्षा लाएगा? तभी तो उन लोग को रिवार्ड दिया जाता है और कहा जाता है कोई नहीं मानेगा पैर में गोली मार दीजिएगा, निशाना सही रखिए, पेट पर न लग जाए। आया होगा क्वेश्चन, यही लिखना है। अब पहले समझिए, हाब्स के दर्शन मतलब लेवियाथन में जिन जिन सिद्धांतों के हम लोग चर्चा किए, उसमें आप देख रहे हैं कि संप्रभु को असीमित शक्ति प्रदान कर दिया। और हम लोग को लगता है कि हाब्स तानाशाही को बढ़ावा देता है, लेकिन हाब्स के लेवियाथन का यदि सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो हाब्स के चिंतन का केंद्र बिंदु जो है व्यक्ति दिखाई देता है। इसी कारण डनिंग अपनी किताब में लिखता है कि हाब्स के दर्शन में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी, राज्य शक्तिशाली होते हुए भी उसका आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। पहले भूमिका लिखिए। हाब्स के दर्शन में मतलब लेवियाथन में, हाब्स के दर्शन में जिन सिद्धांतों की चर्चा हुई है, उसमें संप्रभु को असीमित शक्ति प्रदान किया गया। उसमें संप्रभु को असीमित शक्ति प्रदान किया गया। उसमें संप्रभु को असीमित शक्ति प्रदान किया गया, जिससे लगता है कि हाब्स तानाशाही पर बल देता है, तानाशाही अभिक निरंकुशता पर बल देता है। लेकिन सूक्ष्म विश्लेषण से पता चलता है कि हाब्स के दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है। हाब्स के दर्शन का केंद्र बिंदु व्यक्ति है, अर्थात व्यक्ति को केंद्रीय स्थान दिया है। इसी कारण डनिंग ने लिखा कि हाब्स के दर्शन में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी, डनिंग ने लिखा कि इन्वर्टेड कामों, हाब्स के दर्शन में राज्य की शक्ति का उत्कर्ष होते हुए भी, उसका आधार पूर्ण रूप से व्यक्तिवादी है। भाई व्यक्तिवाद का मतलब क्या होता है? जहां व्यक्ति साध्य होता है, जहां व्यक्ति लक्ष्य होता है, और से सभी संस्थाएं, चाहे राज्य हो चाहे समाज हो, सब जो है साधन के रूप में होती है। इसका मतलब कि व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि कहीं न कहीं व्यक्ति को ज्यादा महत्व देना, समाज राज्य को द्वितीयक मानना, व्यक्ति को साध्य मानना, राज्य को साधन मानना, राज्य को सीमित स्वरूप में देखना। अब इस चीज को जो है हाब्स कहां कहां दिखाई देता है, ये आपको लिखना है कि हाब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद कैसे दिखाई देता है।
अब पहला बात देखिए, जो पढ़े उसे जोड़ता हूं। ये तो ये लेवियाथन क्या है? लेवियाथन को हम लोग बनाए थे ना। लेवियाथन का निर्माण किसने किया? व्यक्तियों ने। किस लिए किया? तो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। आखिर हाफ्स व्यक्ति को ही तो महत्व दिया, व्यक्ति के लिए ही तो लेवियाथन बनाया गया। व्यक्ति ही तो साध्य है, लेवियाथन तो साधन हो गया। व्यक्तिवादी तो है नंबर एक। हाफ्स ने लेवियाथन को साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। हाफ्स ने लेवियाथन को साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, साधन के रूप में प्रस्तुत किया है, क्योंकि लेवियाथन का निर्माण व्यक्तियों ने, लेवियाथन का निर्माण व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था के लिए किया। लेवियाथन का निर्माण व्यक्तियों ने शांति व्यवस्था के लिए किया। शांति व्यवस्था के लिए किया। इस तरह हाफ्स व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन। हाफ्स व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को साधन। जो व्यक्तिवाद की ओर इशारा करता है, अरे भाई व्यक्तिवाद में व्यक्ति को ही महत्व दिया जाएगा, तो हाफ्स भी तो व्यक्ति को महत्व दे रहा है। खोजना पड़ेगा ना उसमें से जा जाके। ये बताइए, अभी हम लोग कह रहे थे कि हाफ्स ने दैवी सिद्धांत की आलोचना की, सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा राज्य के निर्माण का समर्थन किया और कहा कि राज्य जो है कोई ईश्वरीय संस्था नहीं, प्राकृतिक संस्था नहीं, राज्य को हम लोग बनाए हैं, राज्य मानव निर्मित संस्था है। ये भी तो व्यक्तिवाद है। नंबर 2, हाफ्स ने दैवी सिद्धांत की आलोचना की। हाफ्स ने दैवी सिद्धांत की आलोचना की और सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया, और सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य का निर्माण किया, अर्थात राज्य मानव निर्मित संस्था है जो व्यक्ति के लिए उपयोगी है। अब जैसा समझिए, ये बताइए कि जहां व्यक्तिवाद होता है, जैसे व्यक्तिवाद से ही तो पूंजीवाद निकला है। ये पूंजीवाद क्या है? व्यक्तिवाद ही तो है। और आज का समाज देख लीजिए, आज के समाज में मानव स्वभाव कैसा है? स्वार्थी ही तो है। आज के समाज में मानव स्वभाव कैसा है? असामाजिक ही तो है। आज मानव स्वभाव कैसा है? तो आत्म केंद्रित प्राणी के रूप में ही तो है। यही तो व्यक्तिवाद, पूंजीवाद और उदारवाद का मनोवैज्ञानिक आधार है कि व्यक्ति को भयंकर स्वार्थी होना चाहिए, व्यक्ति को दूसरे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। व्यक्तिवाद और पूंजीवाद में व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचे। कोई व्यक्ति मर भी जाए तो उसके ऊपर पैर रखकर आगे बढ़ जाए, यही तो व्यक्तिवाद पूंजीवाद है। और सड़क पर लोग मर जाते हैं, कौन पूछ रहा है किसको? नहीं देखते क्या होता है? कोई स्कूटर से गिर गया, कोई फड़फड़ा रहा है, छोड़ के व्यक्ति चला जाता है। यदि ढंग का पूंजीवादी व्यक्ति है तो लात मार के चला जाएगा। अमानवीय बनना है, यही तो विकास है पूंजीवाद में। इसी को तो हाफ्स थोड़ा सा रेडिकल तरीके से कह देता है। क्या गलत कहता है? आज जो दिखाई दे रहा है, आज मान लीजिए सड़क पर कोई स्कूटर से गिर गया और कोई व्यक्ति उसको मान लीजिए दबावा लगा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति क्या समझता है? मूर्ख है, बैठ के उसकी सेवा कर रहा है। ऐसा ही तो पूंजीवाद में है। अडानी साहब सब बैंकों से पैसा ले लिए, 10,000, 20,000, लाख, करोड़ इधर उधर ले लिए, सब सेट करके दूसरे धनी बन गए, इधर उधर मैनेज कर दिए। 10-20,000 करोड़ रुपया पार्टी वालों को जो है वो देखा जाए तो इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से दे दिए, जिसका पता लग नहीं सकता, तो सही व्यक्ति निकल गए। यही तो पूंजीवाद है। उसी को तो हाफ्स भी कह रहा है
थोड़ा हाब्स के कहने का तरीका अलग है। हाब्स भी तो असामाजिक प्राणी ही मानता है। देखिए, हाब्स द्वारा चित्रित मानव स्वभाव, हाब्स द्वारा चित्रित मानव स्वभाव एवं प्राकृतिक अवस्था व्यक्तिवाद के अनुरूप है, व्यक्तिवाद के अनुरूप है, क्योंकि हाब्स व्यक्ति को असामाजिक, स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित प्राणी मानता है। व्यक्ति को असामाजिक, स्वार्थी तथा आत्म केंद्रित प्राणी मानता है, जो व्यक्तिवाद आब्लिक पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक आधार है, जो व्यक्तिवाद आब्लिक पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक आधार है, जो व्यक्तिवाद आब्लिक पूंजीवाद का मनोवैज्ञानिक आधार है। अब ब्रैकेट ले दीजिए, जैसे वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था दिखाई दे रही है। अब जैसे समझिए, इसीलिए बार बार पूछता है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे तो कितना बेकार थिंकर लग रहा था। थोड़ा डेप्थ में जाके सोचिए तो क्या बोला, ऐसा बोला जो आज तक चल रहा है। ये बताइए, आज जो पूंजीवाद व्यक्तिवाद में हम लोग क्या चाहते हैं? राज्य कम से कम कार्य करे, नव उदारवाद आप लोग पढ़ते हैं, पोस्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी पढ़ते हैं, तो पोस्ट कैपिटलिस्टिक सोसाइटी आप लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो ये है क्या चीज कि राज्य को कम से कम कार्य करना चाहिए, राज्य को ज्यादा से ज्यादा निजीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। ये बताइए, हाब्स भी तो कहीं दर्शन में ये नहीं लिखा कि राज्य को शिक्षा देना चाहिए, राज्य को स्वास्थ्य देना चाहिए, राज्य को रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करना चाहिए। ये भी तो केवल यही कह रहा है कि राज्य को केवल सुरक्षात्मक कार्य करना चाहिए, बाकी कुछ कार्य राज्य को नहीं करना चाहिए। आज हम लोग सोचिए, उस जमाने में जो लिखा, आज हम लोग उसी चीज को कह रहे हैं कि नहीं, सब निजी क्षेत्र को सौंप दीजिए, आज आप तो केवल सुरक्षा का काम करिए, बस बाकी हम सब लोग मैनेज कर लेंगे। नंबर 4, व्यक्तिवादियों की तरह हाब्स ने भी राज्य के सीमित कार्यों में विश्वास किया, राज्य के सीमित कार्यों में विश्वास किया। वह राज्य द्वारा कल्याणकारी कार्य का समर्थन नहीं करता, उसे केवल सुरक्षात्मक शक्ति सौंपता है, उसे केवल सुरक्षात्मक शक्ति सौंपता है। इसी को देखिए, ये बताइए, आज हम लोग के जीवन की रक्षा न हो तो हम लोग सरकार का विरोध करेंगे कि नहीं? कर देंगे ना। जब जीवन ही समाप्त हो जाएगा, मान लीजिए त्राही त्राही मच जाए भारत में, लोग मरने के कगार पे आ जाएंगे, सब लोग सड़क पे आ जाएंगे ना। अभी तो मान लीजिए बैलेंस हो रहा है तो लोग बैलेंस कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति सोचिए जब लोगों का स्वास्थ्य, जीवन, खान पान सब एकदम ऐसी स्थिति हो जाए कि सब लोग एकदम अब मरने के कगार पे आ जाएंगे, तो सब लोग तो सड़क पे दिखाई देंगे। हाब्स भी तो यही कह रहा है, पीओके में यही तो हो रहा है। ये बताइए, क्या सेना कितनी गोली चलाएंगे? चलाइए गोली, मानिए करोड़ों लोग, सब लोग हम लोग सड़क पे होंगे, चलाइए सेना के लोग गोली, कितना चला पाएंगे? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, कितने लोग मरेंगे? हम लोग क्या जनसंख्या की कमी थोड़ी है। हमें कहते, सोचिए राष्ट्रपति भवन में लोग चले गए, आराम आराम भी कर लिए थे ना, नहा वहा भी लिए बढ़िया से अपना। उसी तरह हम लोग भी राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाएंगे, प्रधानमंत्री भवन में पहुंच जाएंगे, जो मोदी साहब नया बनवा रहे। लिखिए, हाब्स ने राज्य द्वारा व्यक्ति की जीवन रक्षा न किए जाने पर, हाब्स ने राज्य द्वारा व्यक्ति की जीवन रक्षा न किए जाने पर विद्रोह करने का अधिकार दिया। अर्थात आत्मरक्षा का अधिकार न मिलने पर संप्रभु को समाप्त किया जा सकता है। समस्या,
बात समझ में आ गया ना कि हाब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद का मतलब क्या है। अब देखिए, एक क्वेश्चन आता है 250 शब्द का, इससे कम तो नहीं आता है। हाब्स प्रथम व्यक्तिवादी विचारक है। तब मान लीजिए पहले भूमिका लिखे, उसी भूमिका में थोड़ा व्यक्तिवाद को समझा दिए, फिर हाब्स के दर्शन में व्यक्तिवाद को लिख दिए, 2-3 समस्या लिख दिए, फिर मूल्यांकन लिख दिए, 2-3 समस्या लिखे। नंबर 1, व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता में भी विश्वास किया जाता है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास किया जाता है। व्यक्तिवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास किया जाता है, जबकि हाब्स संप्रभु की निरंकुशता का प्रतिपादन करता है। हाब्स संप्रभु की निरंकुशता का प्रतिपादन करता है। हाब्स संप्रभु की निरंकुशता का प्रतिपादन करता है। संप्रभु की निरंकुशता का प्रतिपादन करता है, जो स्वतंत्रता की अवधारणा को सीमित करेगा, जो स्वतंत्रता की अवधारणा को सीमित करेगा, जो स्वतंत्रता की अवधारणा को सीमित करेगा। दूसरा देखिए, ये बताइए, हाब्स के दर्शन में जो लेवियाथन बन रहा है उस समझौते का पक्षकार तो है नहीं। समझौते में तो बैठा नहीं था, तो लोटे पर शादी हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो है, जब वो शामिल ही नहीं है तो ऐसे शामिल जो है किसी शर्त से तो हमारे बधा नहीं है, तो कैसे वो उत्तरदायी हो सकता है। जबकि व्यक्तिवाद में राज्य सरकार उत्तरदायी संस्था के रूप में होता है। व्यक्तिवाद में राज्य सरकार दिखाई देता है ना, यहां तो हाब्स के दर्शन में कुछ दिखाई नहीं देता। लेवियाथन गए कहां? लेवियाथन कहां गए? मान लीजिए नीरव मोदी भाग गए, फला लोग भाग गए, जो पैसा जनता का बर्बाद हुआ, जनता का ही तो पैसा बर्बाद हुआ, तभी तो इतना। मान लीजिए होम लोन देखिए, आजकल रेपो रेट बढ़ गया, तो होम लोन, जो होम लोन है 9%, 10% से नीचे कहां मिल रहा है? किसी देश में होम लोन इतना महंगा है? उसी का तो भरपाई हम लोग कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ को लेके भाग जाएगा तो फिर हम लोग 15% से भरपाई करेंगे उसकी। तो कोई रिस्पांसिबिलिटी तो होनी चाहिए ना। आप बैंक से चले जाइए 5 लाख रुपया लोन लेने के लिए, बैंक वाला आपको इतना परेशान कर देगा, है कि नहीं वास्तविकता? अब कोई 5,000 करोड़ ले रहा है तो बैंक वाला कुछ पूछताछ नहीं कर रहा है, इसका मतलब भ्रष्टाचार है। तो मान लीजिए हम कहते हैं यहां हाब्स जो कह रहा है लेवियाथन रहे तब तो उसको समझाऊं। नंबर 2, हाब्स के दर्शन में लेवियाथन समझौते का पक्षकार नहीं है, अतः अनुभव में उसे उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। जबकि व्यक्तिवाद में राज्य सरकार उत्तरदायी संस्था होता है। यहां पर देखिए, यहां पर आलोचना उधर से भी लाके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, लेकिन 2 आलोचना लिखिएगा, जगह छोड़िए 5-7 लाइन, मैं मूल्यांकन लिखवाऊंगा। इस तरह हाब्स के दर्शन में संप्रभु की निरंकुश शक्ति, हाब्स के दर्शन में संप्रभु की निरंकुश शक्ति, संप्रभु की निरंकुश शक्ति और व्यक्तिवाद के बीच का द्वंद्व, हाब्स के समय और परिस्थिति के कारण दिखाई देता है। हाब्स के समय और परिस्थिति के कारण दिखाई देता है। एक तरफ सम्राट चार्ल्स प्रथम की हत्या, और उससे उत्पन्न होने वाली गृहयुद्ध की स्थिति के कारण
निरंकुश शासन का समर्थन किया, वहीं दूसरी ओर पुनर्जागरण काल के कारण पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था। पुनर्जागरण काल के कारण पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था। पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था। पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा था, जिसके लिए व्यक्तिवाद का समर्थन किया, जिसके लिए व्यक्तिवाद का समर्थन किया। इस तरह सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हाब्स के दर्शन में भ्रम उत्पन्न करती हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हाब्स के दर्शन में भ्रम उत्पन्न करती हैं। सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हाब्स के दर्शन में भ्रम उत्पन्न करती हैं। ठीक है,